एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल पर, जहां हम आपके लिए रोजाना लेकर आते हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। छत्तीसगढ़ में अब पशुओं को खुला छोड़ने पर वाहन मालिकों को सजा होने की कार्यवाही किया जाएगा। जुर्माना भी यहां पर लगने वाला है और सड़क हादसे में गायों की मौत के बाद प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रही है। सड़क हादसों में गौवंश की मौत के बाद अब जिला प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया है। जिले में धारा 163 प्रभावशील कर दिया गया है और अब हादसे के लिए मवेशी मालिक जिम्मेदार होने वाले हैं। सड़कों में पशुओं को खुला छोड़ने पर पशु मालिकों को सजा होने वाली है और जुर्माना भी वसूला जाएगा। इसका आदेश कलेक्टर के निर्देश पर सभी एसडीएम ने जारी किया है। बता दें, हाल ही में बिलासपुर रायपुर नेशनल हाईवे पर अज्ञात वाहन ने 26 गायों को कुचल दिया था, जिसमें से तकरीबन 25 मवेशियों की मौत हो गई थी। इस घटना को लेकर गौ रक्षकों ने भारी आक्रोश था। इसके अलावा रतनपुर पेंड्रा मार्ग पर भी लगभग 17 मवेशियों की जान इसी वजह से चली गई थी। मितानिन संघ ने 3 सूत्री मांगों को लेकर अपना मोर्चा खोल दिया है और राजधानी में इन्होंने जोरदार प्रदर्शन किया है। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ कहे जाने वाली मितानिन कार्यकर्ताओं ने अपनी 3 प्रमुख मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हजारों की संख्या में मितानिन महिलाएं नवा रायपुर के तूता धरना स्थल पर जुटी और 1 दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया। स्वास्थ्य मितानिन संघ की पदाधिकारियों ने बताया कि 2023 में विधानसभा चुनाव में सरकार ने घोषणा पत्र में वायदा किया था कि मितानिन प्रशिक्षक, हेल्प डेस्क फैसिलिटेटर और साथ ही ब्लॉक कोऑर्डिनेटरों को एनएचएम के अंतर्गत लाया जाएगा, लेकिन इसके विपरीत कार्यक्रम संचालन की जिम्मेदारी एक दिल्ली की एनजीओ को सौंप दिया गया, जिससे प्रदेश भर की मितानिनें खुद को ठगा महसूस कर रही हैं। संघ का आरोप है कि पिछले 13 महीनों से वेतन और मानदेय का भुगतान भी समय पर नहीं हो पा रहा है। 3 से 4 महीने के अंतराल में भुगतान होने की वजह से मितानिनों की आर्थिक स्थिति भी अब खराब हो चुकी है। इसको लेकर पहले भी 13 दिसंबर 2024 से अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी। तब शासन ने सकारात्मक विचार करने का आश्वासन भी दिया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। खबर कांकेर से आ रही है, जहां महानदी पर बना पुल अब ढहने की कगार पर है। कांकेर कलेक्टर ने आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया है। 2007 में बना था यह पुल। ग्रामीणों ने कहा कि अधिक बारिश की वजह से कमजोर हो गया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में महानदी पर बना हुआ पुल जर्जर हो चुका है। चारामा ब्लॉक के हाराडुला मार्ग पर बनाए गए पुल को अब ढहने की कगार पर आ जाने की वजह से पानी के दबाव के पुल की वजह से पुल भी हिल रहा है। ऐसे में ग्रामीणों की सूचना पर जिला कलेक्टर ने 28 जुलाई को संयुक्त टीम बनाकर निरीक्षण के लिए भेजा। जानकारी के मुताबिक इस टीम में कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग और सेतु निर्माण विभाग के संभाग के कांकेर के पदाधिकारी शामिल थे। निरीक्षण में पाया गया कि बाढ़ के कारण 428.18 मीटर लंबे जलमग्न बॉक्स टाइप के पुल के 8 यूनिट क्षतिग्रस्त हो चुके हैं और इसकी वजह से अन्य यूनिट भी प्रभावित और कमजोर पाए गए हैं, जिसकी वजह से इस पुल को अब आवागमन के लिए प्रतिबंधित कर दिया गया है। खबर कोरबा से, जहां एक बारिश की वजह से एक कुआं धंस गया, जहां परिवार के 3 लोग इसमें दब गए। बता दें, छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में मंगलवार को भारी बारिश के कारण एक कुआं धंस गया। इस हादसे में एक ही परिवार के 3 सदस्य इस मलबे में दब गए हैं। घटनास्थल पर एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन कार्य में जुटी हुई है और ये पूरा मामला जटगा चौकी क्षेत्र के बनवार गाँव का है। जानकारी के मुताबिक छोटू राम श्रीवास, पत्नी कंचन श्रीवास और बेटा गोविंद श्रीवास कुएं में लगे मोटर पंप को निकालने की कोशिश कर रहे थे और इसी दौरान अचानक पूरा कुआं धंस गया। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची, जबकि आपदा बचाव दल को बुलाकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया है। हालांकि अभी तक इनका कोई भी पता नहीं चल पाया है। घर पर मौजूद भाई बहन ने पुलिस को बताया कि जब वे सुबह उठे तो उन्होंने कुआं धंसा हुआ पाया। बड़े भाई, मां और पिता लापता थे। जटगा चौकी प्रभारी चंद्रपाल खांडे ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस ने टीम को मौके पर रवाना किया। साय कैबिनेट की बैठक आज होने वाली है, जिसमें खाद के मुद्दे पर चर्चा हो सकती है। छत्तीसगढ़ सरकार की कैबिनेट बैठक आज आयोजित की जा रही है और इस बैठक को मंत्रालय में फोकस किया जा रहा है, जहां राज्य सरकार के सभी मंत्रियों को सुबह 11 बजे मंत्रालय पहुंचने को निर्देशित किया गया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय इस मीटिंग की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में मंत्रियों के बीच प्रदेश में खाद की उपलब्धता जैसे तमाम मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। संभावित है, जहाँ राज्य सरकार छत्तीसगढ़ के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती वर्ष को ध्यान में रखते हुए कुछ बड़े फैसले भी कर सकती है। रजत जयंती वर्ष 15 अगस्त से लेकर 6 फरवरी तक यहां पर आयोजित किया जाएगा।
नई ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। बता दें, अभनपुर से लेकर कुरूद तक पटरी बिछाने का काम पूरा हो चुका है। रायपुर से लेकर राजिम तक नई ट्रेनों का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। भारतीय रेलवे ने जल्द ही इन नई ट्रेनों का परिचालन शुरू कर देगा। इसके के साथ ही अभनपुर से लेकर कुरूद तक तकरीबन 22 किलोमीटर तक पटरी बिछाने का काम पूरा हो चुका है। अभी OHE तार और सिग्नल जाँच की जा रही है। इसके बाद आला अफसर ट्रेन चलाकर पटरियों की जाँच करने वाले हैं। इसके बाद कोलकाता से लेकर CRS यानी कि रेलवे सुरक्षा आयुक्त की टीम भी जांच करने वाली है और ऐसे में CRS टीम से हरी झंडी मिलने के बाद कुरूद तक ट्रेन चलाने का रास्ता साफ हो जाएगा। रेलवे अफसरों को कुरूद तक रेलवे लाइन और साथ ही बिजली का लाइन पूरा करने का लक्ष्य 31 अगस्त तक निर्धारित किया गया है। कुरूद से धमतरी तक पटरी बिछाने का काम तेजी से जारी है। इस ट्रेन के चलने से रायपुर से लेकर धमतरी तक तकरीबन 25 लाख की आबादी को सीधा फायदा होगा। नवा रायपुर से धमतरी तक पटरी बिछाने का काम तेजी से चल रहा है और इससे धमतरी रायपुर आपस में जुड़ जाएगा। केंद्री से धमतरी और अभनपुर राजिम तक तकरीबन 67 किलोमीटर तक बड़ी रेलवे लाइन बिछाई जा रही है। इस प्रोजेक्ट को रेलवे तकरीबन 550 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ में प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं। 3 अगस्त को इसका एग्जाम होना है। नियमों पर विवाद अब लगातार बढ़ता जा रहा है। व्यापम ने प्रयोगशाला परिचारक भर्ती परीक्षा के एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं। एग्जाम 3 अगस्त को होना है। एग्जाम सेंटर में एंट्री के वही नियम लागू होंगे जो आबकारी आरक्षक भर्ती परीक्षा में थे। इसके अलावा 13 जुलाई को PWD के सब इंजीनियर के पदों पर के लिए भर्ती परीक्षा के मॉडल आंसर भी जारी कर दिए गए हैं। पिछले एग्जाम में कई सेंटरों पर नियमों को लेकर विवाद हुआ था। कई कैंडिडेट को एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं दी गई थी और अब ऐसे में कैंडिडेट ने नियमों को बिल्कुल स्पष्ट करने की मांग की थी। व्यापम की ओर से ड्रेस कोड को लेकर केवल इतना ही कहा गया था कि परीक्षार्थी हल्के रंग की आधी बाह वाली शर्ट या फिर टी-शर्ट पहनकर आए। कोई कलर कोड मेंशन नहीं किया गया था। ऐसे में कैंडिडेट्स में कंफ्यूजन है। चेकर्स भी इसको लेकर क्लियर नहीं है। नए नियम जारी होने के बाद से लेकर अब तक 2 एग्जाम हो चुके हैं। पहली परीक्षा 20 जुलाई को जन संसाधन विभाग में सब इंजीनियर के पद के लिए थी और दूसरी परीक्षा 27 जुलाई को आबकारी विभाग की भर्ती परीक्षा के रूप में हुई। दोनों ही परीक्षाओं में नियमों की अस्पष्टता के चलते परीक्षार्थियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। छत्तीसगढ़ के भूरमदेव शक्कर कारखाना ने स्थापित किया है एक नया कीर्तिमान। गन्ना किसानों को 28 करोड़ का एक मुफ्त भुगतान जारी करके। बता दें, कबीरधाम के गन्ना किसानों के लिए सावन उम्मीदों की मिठास लेकर आया है। डिप्टी CM विजय शर्मा की किसान हितैषी सोच के परिणाम स्वरूप भूरमदेव सहकारी शक्कर कारखाना रामेपुर ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। बीते 4 वर्षों में पहली बार गन्ना किसानों को 28 करोड़ रुपए की रिकवरी राशि एक मुश्त और समय पूर्व जारी की गई है। भूरमदेव शक्कर कारखाने के MD GS शर्मा ने जानकारी दी कि इसके पहले मई माह में ही किसानों को तकरीबन 88 करोड़ रुपए की FRP राशि का भुगतान कर दिया गया था। इस तरह इस वर्ष किसानों को अब तक कुल मिलाकर 115 करोड़ से अधिक की राशि प्राप्त हो चुकी है, जो दर्शाता है सरकार को जो है लगातार अब जो है लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल सहकारी शक्कर कारखाना में लगातार किसानों के हित को लेकर काम कर रही है। खबरों में आगे बढ़े इसके पहले अगर आपने इस चैनल को अभी तक से सब्सक्राइब नहीं किया है, आप आश्वस्त हो जाइए कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हो, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण खबरों को, बड़ी खबरों को रोजाना इसी प्रकार हम आप तक पहुंचा सके बिना किसी रुकावट के। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। UPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 1 लाख रुपए मिलने वाले हैं, जहां अनुसूचित जाति और जनजाति के पात्र अभ्यर्थी 12 अगस्त तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। राज्य सरकार ने UPSC की प्रारंभिक परीक्षा में सफलता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का फैसला किया है। राज्य के मूल निवासी अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के स्थायी जाति प्रमाण पत्र धारक अभ्यर्थी इस योजना के लिए पात्र हितग्राही के तौर पर अपना नाम दर्ज करा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक आदिवासी विकास विभाग की ओर से 2025 में संघ लोक सेवा आयोग की सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को यह राशि दी जाएगी। पात्र अभ्यर्थी 12 अगस्त तक अपना आवेदन पत्र जमा कर सकते हैं। आवेदन आयुक्त आदिम जाति और अनुसूचित जाति विकास कार्यालय में खुद उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक के माध्यम से भेजा जा सकता है। कार्यालय ब्लॉक D, भूतल, इंद्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर में स्थित है। इच्छुक और पात्र अभ्यर्थी पात्रता की शर्तों और आवेदन पत्र का प्रारूप विभाग की वेबसाइट travel.cg.gov.in से प्राप्त कर सकते हैं।
बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ निगम की बड़ी कार्यवाही देखने को मिली। खबरतराई के तकरीबन 8 जगहों पर बाउंड्री और 4 मकान ढहाए गए। 32 दुकानदारों पर जुर्माने की कार्यवाही को अंजाम दिया गया। बिलासपुर में अवैध प्लॉटिंग के खिलाफ नगर निगम की टीम ने एक बड़ी कार्यवाही की है। निगम की टीम 7 बुलडोजर, 8 डंपर और अतिक्रमण निवारण दस्ते के साथ 8 अलग अलग स्थानों पर एक साथ अभियान चलाती नजर आई। मंगलवार सुबह शाम से लेकर तकरीबन 8 घंटे तक इस कार्यवाही को अंजाम दिया गया। खमतराई के शिवा विहार और मारुति विहार समेत कई इलाकों में अवैध प्लॉटिंग के लिए बनाई गई सड़कें, बाउंड्री और सड़क निर्माणाधीन मकानों को जमींदोज कर दिया गया। साथ ही निर्माण सामग्री भी जब्त की गई है। शहर के अंदर सार्वजनिक स्थानों पर कचरा फेंकने और दुकान का सामान सड़क पर रखने के मामले में 32 दुकानदारों पर तकरीबन 1.25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा कुर्सी, टेबल और बोर्ड जैसी वस्तुएं भी यहां पर जब्त की गई हैं। बालोद में ईसाई समाज ने कब्रिस्तान के लिए अपनी जमीन मांगी। हिंदू संगठनों ने कहा कि लालच देकर लगातार धर्मांतरण कराया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले में धर्मांतरण को लेकर तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को हीरापुर से बालोद तक हिंदू संगठनों ने पदयात्रा निकाली और ईसाई समुदाय की कब्रिस्तान के लिए जमीन मांगने का विरोध किया। रैली के बाद प्रदर्शनकारियों ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा और प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की गई। पिछले महीने हीरापुर गाँव में एक ईसाई व्यक्ति की मृत्यु के बाद विवाद खड़ा हो गया था। मृतक का अंतिम संस्कार गांव में ही करने को लेकर मतभेद हुआ। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने हस्तक्षेप करके मृतक के परिजन को शुद्धिकरण के लिए गंगा जल से शुद्धि कराकर अंतिम संस्कार करने की अनुमति दिलवाई। इसके बाद गांव में ही रह रहे तकरीबन 5 से 6 ईसाई परिवारों ने कलेक्टर से गाँव में ईसाई समुदाय के लिए अलग कब्रिस्तान की मांग कर दी। इसी मांग को लेकर मंगलवार को हीरापुर गाँव पूरी तरीके से बंद रहा। सैकड़ों ग्रामीणों ने विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में बालोद तक आक्रोश रैली निकाली। विश्व हिंदू परिषद के नेता बलराम गुप्ता और राज सोनी ने कहा कि गांव-गांव में ईसाई मिशनरियों के द्वारा ग्रामीणों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। रायपुर से लेकर मुंबई और हावड़ा के बीच अमृत भारत ट्रेन दौड़ने वाली है। वंदे भारत से रांची और जबलपुर पहुंचना अब आसान होने जा रहा है। भारतीय रेलवे अगले 2 से 3 वर्षों में देश भर के अंतर्गत 200 वंदे भारत ट्रेन, 100 अमृत भारत ट्रेनें और साथ ही 50 नमो भारत रैपिड रेल चलाने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। इस योजना की शुरुआत विभिन्न राज्यों में हो चुकी है और अब रायपुर समेत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के यात्रियों को भी सुविधा का लाभ मिलने वाला है। रायपुर रेल मंडल ने वंदे भारत अमृत भारत ट्रेनों को लेकर तैयारी शुरू कर दी है। मंडल की ओर से रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव बनाकर भेजा गया है, जो अब रेल मंत्रालय तक पहुंच चुका है और अब मंजूरी और रैक तैयार होने के बाद यह सुविधा मिलने वाली है। बता दें कि इस प्रस्ताव में ट्रेनों के संभावित रूट शामिल किए गए हैं ताकि यात्रियों को अधिकतम लाभ मिल सके और रेलवे को आर्थिक दृष्टि से भी इसका फायदा हो सके। मंडल के वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अवधेश कुमार त्रिवेदी ने इसकी जानकारी दी और कहा कि वंदे भारत ट्रेनों से रायपुर से रांची और जबलपुर रूट में चलाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इन दोनों रूट पर वंदे भारत ट्रेन चलने की वजह से यात्रियों को एक ही दिन में आना जाना संभव हो सकेगा, जिससे समय की बचत के साथ ही सुविधाजनक यात्रा का अनुभव भी मिलेगा। खासकर रांची के लिए प्रस्तावित वंदे भारत सेवा यात्रियों के लिए लाभकारी सिद्ध होगी। वहीं जबलपुर रूट पर इस ट्रेन की लंबे समय से काफ़ी मांग की जा रही है। मनेंद्रगढ़ में कॉइन मेला आयोजित किया गया। व्यापारियों ने तकरीबन यहां 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के जमा किए। बता दें छत्तीसगढ़ के मनेंद्रगढ़ के खुदरा बाजार में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कॉइन मेले का आयोजन किया और इस दौरान व्यापारियों को तकरीबन 5, 10 और 20 रुपए के सिक्के दिए गए। एक व्यापारी को तकरीबन 5300 रुपए के सिक्के एक साथ यहाँ पर दिए गए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के मैनेजर आकाश कुमार ने बताया कि मनेंद्रगढ़ एक व्यापारिक शहर है और बाजार में खुदरा पैसे न होने के कारण यहाँ के खुदरा व्यापारियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, जिसको लेकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज जैन समेत अन्य पदाधिकारियों ने बैंक से खुदरा पैसे वितरण का आग्रह किया था। सभी व्यापारी बैंक के ग्राहक भी हैं, इसीलिए व्यापारियों की सुविधा के लिए कॉइन मेले का आयोजन यहाँ पर किया गया था। चिरमिरी में भी यहाँ पर कॉइन मेले का आयोजन किया जाएगा। पंकज जैन ने बताया कि व्यापारियों को व्यापार करने में हो रही समस्या को देख करके इसके पहले 5 लाख रुपए का सिक्का वितरित किया गया था।
आत्मानंद स्कूलों के संविदा शिक्षकों का हड़ताल जारी है। वेतन वृद्धि और नियमितीकरण की मांग यहां पर प्रमुख मांगों में शामिल है। 1 से लेकर 3 अगस्त तक रायपुर में धरना प्रदर्शन आयोजित किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों के संविदा शिक्षक और कर्मचारी 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त तक यानी 3 दिवसीय सामूहिक हड़ताल पर जाएंगे। इस दौरान शिक्षक राजधानी रायपुर के तूता में धरना प्रदर्शन करेंगे। संघ प्रदेश अध्यक्ष दुर्योधन यादव के निर्देश पर कोंडागांव में जिलाध्यक्ष प्रकाश राव स्कूलों में लगातार बैठकें ले रहे हैं। वे शिक्षक को आंदोलन करने के लिए एकजुट कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक सरकार इनकी मांगों पर सकारात्मक फैसला नहीं लेगी तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। आरक्षक भर्ती 2023-24 को लेकर चयनित अभ्यर्थियों की सूची जारी कर दी गई है, जिसके लिए लिखित परीक्षा की तैयारी शुरू कर दी गई है। पुलिस मुख्यालय छत्तीसगढ़ के द्वारा आरक्षक संवर्ग यानी जिला पुलिस बल भर्ती परीक्षा 2023-24 के अंतर्गत लिखित परीक्षा के लिए पात्र अभ्यर्थियों की चयन सूची जारी कर दी गई है। यह सूची वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दुर्ग ने घोषित की है। शारीरिक दक्षता परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों में से प्रत्येक पद के विरुद्ध अधिकतम 15 गुना अभ्यर्थियों का चयन लिखित परीक्षा के लिए किया गया है। इन पात्र अभ्यर्थियों की सूची छत्तीसगढ़ पुलिस की आधिकारिक वेबसाइट cgpolice.gov.in पर प्रकाशित की गई है। चयन प्रक्रिया की आगामी चरण में लिखित परीक्षा का आयोजन छत्तीसगढ़ की व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा किया जाएगा। लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र अभ्यर्थियों को सीजी व्यापम की वेबसाइट पर निर्धारित समयावधि में एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य किया गया है। कांकेर में पहली बार सावन सुंदरी क्वीन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां 40 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी प्रतिभा दिखाई। कांकेर जिले में रविवार को एक अनूठा सांस्कृतिक आयोजन देखने को मिला। बीबी फाउंडेशन की ओर से सावन सुंदरी कार्यक्रम क्वीन कार्यक्रम 2025 सीजन 1 की प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम दोपहर 3 बजे से लेकर रात 9 बजे तक पुराने कमेटी हॉल में संपन्न हुआ। कार्यक्रम की आयोजक क्षमा बंजारे हैं। ये बीबी फाउंडेशन की डायरेक्टर मिसेस वर्ल्ड 2025, मिसेस इंडिया 2024 और सेलिब्रिटी इवेंट ऑर्गेनाइजर हैं। इसके अलावा कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और भगवान गणेश की पूजा अर्चना के साथ की गई। इस प्रतियोगिता में कुल मिलाकर 40 से अधिक प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया, जिसमें मिस और मिसेस कैटेगरी की महिलाएं शामिल थी। प्रतियोगिता 3 चरणों में संपन्न हुई और इसमें पारंपरिक पहनावा, सांस्कृतिक झलक और प्रतिभाओं का बेहतरीन प्रदर्शन यहां पर देखने को मिला। बिलासपुर जोन के झारसगुड़ा और नागपुर तक यहां पर चौथी रेलवे लाइन बिछाई जानी है। 234 करोड़ की लागत से 10 किलोमीटर की ट्रैक यहां पर बिछाने वाली है भारतीय रेलवे। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के अंतर्गत हावड़ा मुंबई रूट पर झारसगुड़ा से लेकर नागपुर तक चौथी रेलवे लाइन बिछाने की योजना है। इसमें बिलासपुर से लेकर झारसगुड़ा के बाद अब बिलासपुर से दाधापारा और दगोरी से लेकर निपनिया के बीच 234 करोड़ की लागत से 10.34 किलोमीटर की चौथी रेलवे लाइन यहां पर बिछाई जानी है। रेलवे बोर्ड ने इन दोनों प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है। इस काम के बाद रायपुर से आने जाने वाली ट्रेनों को दोनों सेक्शन में खड़ी रहना नहीं पड़ेगा, साथ ही ट्रेनों की स्पीड में और इजाफा हो सकेगा। बता दें, झारसगुड़ा से बिलासपुर तक चौथी रेलवे लाइन का काम लगभग पूर्णता की ओर है और ये लाइन नागपुर तक बिछाई जानी है। प्रोजेक्ट में बिलासपुर से रायपुर के बीच 148 किलोमीटर की चौथी रेलवे लाइन बिछाई जाएगी और इसके लिए भारतीय रेलवे बोर्ड से 63 किलोमीटर की मंजूरी मिल चुकी है। कवासी और चैतन्य बघेल से मुलाकात करने पहुंचे पीसीसी अध्यक्ष बैज ने कहा कि लखमा ना तो अपराधी है और ना ही दोषी, फिर भी इलाज के लिए बाहर भेजने से सरकार इनकार कर रही है। पीसीसी अध्यक्ष दीपक बैज ने मंगलवार को रायपुर जेल पहुंचकर पूर्व मंत्री कवासी लखमा और पूर्व सीएम भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि दोनों ही ने ही मजबूती से ही कानूनी लड़ाई लड़ी है। बैज ने आरोप लगाया कि सरकार कांग्रेस नेताओं को षड्यंत्र के अंतर्गत जेल में बंद कर रही है। बैज ने बताया कि मुलाकात करने के दौरान हमने दोनों से कई मुद्दों पर चर्चा की। इसके अलावा यहाँ पर लगातार कोर्ट पूरा भरोसा है कि न्याय मिलेगा, इस बात की जानकारी इन्होंने मीडिया से मुखातिब होने के दौरान दी। रायगढ़ में एमआईसी की बैठक संपन्न हुई। 22 एजेंडों पर चर्चा की गई है। बता दें, छत्तीसगढ़ के रायगढ़ नगर निगम में मंगलवार को महापौर इन काउंसिल यानी एमआईसी की बैठक संपन्न हुई। इस दौरान शहर के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई और कुल मिलाकर 11 करोड़ 41 लाख रुपए के विकास कार्यों को स्वीकृति दी गई। एमआईसी के पदाधिकारियों ने कुल मिलाकर 22 एजेंडों पर विस्तार से चर्चा किया। बैठक की अध्यक्षता महापौर जीवर्धन चौहान ने की। बैठक में सबसे पहले राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना के अंतर्गत
अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर विचार किया। चर्चा के बाद 13 पात्र हितग्राहियों को योजना में लाभ देने को मंजूरी दी गई। खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि छत्तीसगढ़ की रोजाना महत्वपूर्ण खबरों को और लगातार अपडेट्स हम आप तक बिना किसी रुकावट पहुंचा सके। और सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल मुफ्त है। ये छोटा सा काम आप बिल्कुल से कर लीजिएगा।